हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज के इस वीडियो में हम 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी के अंदर क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे एसटी एससी रिजर्वेशन के लिए। देन एनवायरनमेंट में कोरल ब्लीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ब्लैक कार्बन जो कि आर्टिक एरिया में एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम इसके बारे में समझेंगे। पॉजिटिव फीडबैक लूप के बारे में समझेंगे यहाँ पे, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड लास्ट में अरोरा बोरियोलिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। रिसेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी जजमेंट के दौरान ये कहा था कि जो एससी एसटी कम्युनिटी है, खासकर एससी कम्युनिटी, इनको लेके आप कुछ ऐसा रूल बनाइए जहां पे आप इंश्योर करें कि भाई जो इक्विटी है उसको हम इंश्योर कर सकें। इक्विटी इन द सेंस कि भाई बैकवर्ड क्लास में भी कुछ सबसे ज्यादा बैकवर्ड क्लास आती होगी, मतलब अति पिछड़ा वर्ग, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है। तो यहां पे एक्शन टेकन रिपोर्ट यहां पे मांगी है यूनियन गवर्नमेंट से कि भाई ये जो जजमेंट आई थी इसके बाद आपने क्रीमी लेयर को लेके क्या प्रिंसिपल्स यहां पर फॉर्म किए हैं रिजर्वेशन के लिए। तो यहां अगर हम बात करें तो पहले एक मिथ थी कि होमोजेनिटी है यहां पे, जो एससी कम्युनिटी है मतलब एक समान है सभी। और 2004 की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी उसमें भी ये कहा था कि भाई होमोजीनियसली इसे इंटीग्रेट रखना चाहिए क्लास को, ताकि किसी तरह की जो प्रोविजंस यहां पर बनाए गए हैं उनको डिल्यूट ना किया जा सके। अब करंट बेंच ये मानता है कि नहीं, ये चीज तो गलत है। कई जगह पर हमारे को कुछ ऐसे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि जो इनइक्वालिटी दिखाता है इवन एससी कम्युनिटी के अंदर भी। तो इस वजह से एससी एसटी के अंदर आपका क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की बात की थी, बट ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। अब इसका पर्पस ये था कि भाई जो एलीट है वही इसका फायदा ना उठाते रहे और कहीं ना कहीं इसका फायदा बाकी मार्जिनल कम्युनिटी को भी मिलना चाहिए। बट कुछ लोगों का मानना है कि इससे जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो डिल्यूट हो जाएगा एंड जो ग्रुप ऑलरेडी हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट से राय मशवरा मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहां पर सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात की जाए तो बैकवर्ड में से भी जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, जैसे वाल्मीकि आपकी कास्ट होगी, तो इसकी क्या अलग से सब कैटेगराइजेशन करनी चाहिए। तो यहां पर पहली बात ये आ गई। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज को ही सिर्फ रिजर्वेशन का फायदा ना मिले, सबको मिले, इसके ऊपर फोकस किया गया। तो कहते हैं कि भी इसमें आपको डाटा ड्रिवन अप्रोच लेके आनी पड़ेगी, जिसमें आप सबसे पहले तो डाटा कलेक्शन के लिए क्या बेसिक पैरामीटर होने चाहिए उसको आप कैटेगराइज कीजिए, फिर वो ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया के अंदर बिल्ट होंगे एंड जैसे ओबीसी के केस में आपको देखने को मिला, एंड फिर उसको पीरियोडिकली आप रिव्यू कीजिए। तो ये बात यहां पे आ जाती है एंड इससे रिलेटेड आपका एक PYQ है एंड प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन हो गया। तो आइए अब बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग की। कोरल्स क्या होते हैं, जैसे इसमें 2 जानवर होते हैं, पॉलिप्स और एक आपके जूजेंथलीन। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। पॉलिप्स आपका हैबिटेट प्रोवाइड करता है एंड जूजेंथलीन आपका फूड प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है कि भाई इसके अंदर ये जो रिलेशन है ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि एक तरह का एनवायरमेंटल इंडिकेटर का काम करता है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम को दिखाता है कि भाई उसकी हेल्थ कैसी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह का स्ट्रेस, चाहे सैलिनिटी को लेके हो, टेम्परेचर को लेके हो, या ओशन के अंदर पीएच लेवल घटता जा रहा हो, एसिडिफिकेशन हो रही हो, तो इन सभी केसेस में जो कोरल्स है वो ब्लीच हो जाते हैं, उनका कलर खो जाता है और यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहते हैं कि अभी नेचर कम्युनिकेशन में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, इसने कहा कि भाई 51% जो दुनिया भर के कोरल रीफ है ये मॉडरेट से सीवियर लेवल की ब्लीचिंग को झेल रहे हैं एंड ये कहीं ना कहीं जो 3rd ग्लोबल ब्लीचिंग इवेंट था उसके अंदर देखने को मिला था और 4th में तो इंपैक्ट और भी ज्यादा खराब है। तो कहते हैं कि अभी क्या हो रहा है कि भाई ग्लोबल जो ओशन टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कोरल्स जो है उनके अंदर जो जूजेंथलीन है, जो कि आप कह सकते हो कि यहां पर फूड बनाने का काम करती है, उसको यहां पर कोरल इजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका कलर खो जाता है। 90% जो कोरल की एनर्जी होती है इन्हीं जूजेंथलीन की वजह से आती है। तो कलर तो जाता ही जाता है, बट उसके साथ साथ ये स्टार्व करते हैं और इनसे इनकी डेथ हो जाती है। तो कहते हैं कि भाई ये अगर टेम्परेचर थोड़ा टेम्परेरी ड्रॉप आउट आपको देखने को मिले, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर चला गया, नीचे चला गया, इट्स ओके। अगर नॉर्मल टेम्परेचर वापस से रिस्टोर हो जाता है जल्दी ही, तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा डैमेज नहीं होगा।
बट अगर इन केस ये बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करे तो इसका इंपैक्ट बहुत गहरा हो सकता है। तो कहते हैं कि अभी जो फोर्थ इवेंट आपका स्टार्ट हुआ है 2023 के बाद से, ये कहीं ना कहीं इस बात की डिबेट को इंक्रीज करता है कि भी क्या अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर ग्लोबल टेम्परेचर को रोक नहीं पाए इसके इंक्रीज को, तो क्या इस केस में ये कोरल सर्वाइव कर भी पाएंगे। तो कहा जाता है कि भी देखो, सबसे पहले तो आप ग्लोबल कार्बन मिटिगेशन के ऊपर फोकस करो कि भाई कैसे आप कार्बन एमिशन को कम करोगे। फिर यहां पर लोकल रेजिलियंस को बिल्ड करने के लिए ओवरफिशिंग, पोल्यूशन को आप रोकिए। मोर ओवर आप यहां पर कोरल नर्सरीज को बिल्ड करो जहां पे आप बायो इंजीनियरिंग के थ्रू हीट रेजिस्टेंट वैरायटी को बिल्ड करो। एंड मोर ओवर आप यहां पर लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो कोरल्स को। तो आपको इसके रिगार्डिंग एक मेंस का क्वेश्चन और प्रीलिम्स का क्वेश्चन कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। तो आइए अब बात करते हैं ब्लैक कार्बन की। ब्लैक कार्बन क्या होता है? जो इनकम्प्लीट बर्निंग आपको देखने को मिलती है कार्बन की, उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। अब ये क्या करता है? ये अल्बीडो वैल्यू को गिर देता है। अल्बीडो वैल्यू क्या होती है? देखिए, किसी भी एक सरफेस की, जैसे ये आपको सरफेस देखने को मिल रहा है, ये सरफेस व्हाइट है, तो व्हाइट का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इस वजह से यहां पे आपका जो टेम्परेचर, मतलब जो हीट अब्सॉर्ब करने की इसकी कैपेबिलिटी है वो कम है। बट अगर ये डार्क कलर यानी ब्लैक कलर का हो जाए तो उतनी ही ज्यादा ये हीट को अब्सॉर्ब करेगा। तो कहा जा रहा है कि भी आर्टिक एरिया में जो नया शिपिंग रूट आपके खुल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से नए नए रास्ते खुलते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो मरीन ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है इसकी वजह से ब्लैक कार्बन एमिशन इंक्रीज हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि भाई ब्लैक कार्बन की वजह से अल्बीडो के ऊपर असर पड़ रहा है, अल्बीडो नीचे जा रहा है, अल्बीडो नीचे जा रहा है, तो जिसकी वजह से यहां पर हीट अब्सॉर्ब ज्यादा हो रही है, तो तेजी से ये एरिया वार्म हो रहा है, जिससे आइस मेल्ट कर रही है। मेल्टिंग की वजह से क्या हो रहा है कि और ज्यादा जो आपका मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर स्टोर्ड था वो रिलीज हो रहा है, और जिससे और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिससे और ज्यादा मेल्टिंग होगी, और ज्यादा वार्मिंग होगी, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहते हैं कि इस एरिया को थोड़ा रेगुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यहां पे कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये वर्ल्ड के रेफ्रिजरेटर्स हैं, बहुत सारे जो आप ये कह सकते हो कि स्पीशीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं इस एरिया के। एंड मोर ओवर आप ये मान के चलो कि अर्थ के ओवरऑल क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि भी अभी अल्बीडो इफेक्ट की बात की जाए तो रिफ्लेक्टिवनेस जो है जो डिक्रीज करती है, इसकी वजह से आइस आपकी बहुत तेजी से मेल्ट कर रही है, एक तो प्रॉब्लम ये हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग यहां पर और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी काफी हाई है। मोर ओवर यहां पे थोड़ा जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन भी देखने को मिल रहा है, जैसे यूएस ने ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की बात की है, और इवन रशिया भी एक्सप्लोर कर रहा है कि नदर्न सी रूट्स को। आपने पोलर सिल्क रूट के बारे में चाइना की भी पॉलिसी को सुना होगा। तो कहते हैं कि भी ये जो मेजर पावर्स जो हैं यहां पर इस एरिया को रेगुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, और वैसे भी इस एरिया में हैवी फ्यूल्स के यूज के ऊपर कोई बैन करने वाली कोई ऐसा कन्वेंशन या ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो जिसकी वजह से ये एरिया बहुत कम रेगुलेटेड है। तो कहते हैं कि भी इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ग्लोबल वेदर पैटर्न्स के ऊपर, इवन आपके मॉनसून के ऊपर भी नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि वाटर और जो आपके एयर की सर्कुलेशन है वो इससे इंपैक्ट होती है। तो कहते हैं ये बहुत बड़ी एक समस्या है, जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारे एरियाज के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। तो कहा जाता है कि भी देखो, ये तो आपको समझना होगा कि भी इकोनॉमी वर्सेस एनवायरनमेंट की एक जो यहाँ पे डिबेट चल रही है, या तो आप नए सी रूट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो या आप एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकते हो। तो यहां पे आपको कोशिश ये करनी होगी कि पोलर एरिया के लिए आप मतलब 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के लिए आप अलग से कोई फ्यूल बनाओ, मतलब खासकर 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर ज्यादा फोकस है। मोर ओवर यहां पर इलेक्ट्रिक जो आपकी शिप्स होती हैं वो आप यूज कर सकते हो, या इसमें आप कार्बन कैप्चर करके भी कहीं ना कहीं लाइक शिपिंग रूट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक तरह से मल्टीलेटरल कॉपरेशन यहां पर चाहिए ताकि इस तरह की प्रॉब्लम फ्यूचर में आपकी सॉल्व की जा सके। तो मेंस का क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं अरोरास की। देखो, जो सोलर स्टॉर्म्स आती हैं, खासकर अगर हम बात करें, जैसे आपको पता होगा अर्थ है, अर्थ की मैग्नेटिक पोल्स बनते हैं आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब ये पोल क्यों बनते हैं? बिकॉज अर्थ का जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में, जहां पर निकल और आयरन है आपका, अब ये मोल्टन स्टेट में जब आपका घूमता है तो जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब सोलर स्टॉर्म आती है तो इससे टकराती है, अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर इंटेक्ट रहता है। बट कुछ एरिया में, जैसे पोलर एरिया में, ये वीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट में इसे अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और सदर्न पार्ट में इसे अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं, जहां पे आपकी सोलर स्टॉर्म आके इंटरेक्ट करती है एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ और एक लाइट का
कर्टन बन जाता है, मतलब अलग अलग लाइट्स हो सकती है, कुछ केसेस में रेड कलर हो सकता है या ग्रीन कलर हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो कहते हैं कि अभी ग्रीनलैंड में ये आपको इवेंट एक कैप्चर हुआ 20 जनवरी के आसपास, एंड इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जिसकी वजह से ये फॉर्म होता है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? पहली चीज तो यहां पे आपकी सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकता है, जीपीएस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, एंड इवन रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी असर पड़ेगा। मोर ओवर एक्सेसिव सोलर फ्लेयर के कारण, इंटेंस सोलर फ्लेयर के कारण एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेगा पावर लाइन से, जिससे ब्लैकआउट होने की कंडीशन आ सकती है। एस्ट्रोनॉट के ऊपर भी इससे असर पड़ेगा अगर वो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे स्पेस मिशन के लिए और इवन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस के लिए इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा कि इसमें अपनी मॉनिटरिंग को और ज्यादा बेटर करना होगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे पावर ग्रिड्स एंड सैटेलाइट सिस्टम्स है, इनको और ज्यादा रेजिलिएंट बनाना होगा, एंड मोर ओवर अपनी साइंटिफिक जो रिसर्च है उसको और ज्यादा बूस्ट करना होगा। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड ये मेंस का क्वेश्चन हो गया एंड ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।